तो गाइज आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। और यकीन मानो ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। ये वाला चैप्टर देख के मुझे एहसास हुआ है कि जितने भी लोगों ने इस मानवा को नहीं देखा है वो लोग कहीं ना कहीं एक मास्टरपीस को मिस कर रहे हैं। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम को, जो कि हॉस्पिटल आ चुका होता है क्योंकि वहाँ पे उसको हाशु पार्क को ढूंढ के उसके साथ फाइट करनी होती है। और उसे थोड़ी सी ही दूर पे हल्ला सुनाई देता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे एक बंदे की नाक से खून निकल रहा होता है और वो रूम के अंदर से बाहर आ रहा होता है। वैंग ये देख के समझ चुका होता है कि इस बंदे की नाक जरूर हाशु पार्क ने तोड़ी होगी और हाशु पार्क से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस रूम के अंदर का सीन जहाँ से टूटी हुई नाक वाला बंदा बाहर आया था। हम देखते हैं इस रूम में एडमिट होती है हाशु की मदर। बट उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह होती है कि उसकी मदर के सामने एक गैंगस्टर बैठा होता है जो कि सेब काटते हुए उसकी मदर को कहता है, अगर मैं यहाँ पे ना आता तो तुम क्या करने वाली थी? तुमने जो मुझे रोकड़ा देना है मैंने उसमें तुम्हें थोड़ा सा और वक्त दे दिया है, साथ ही साथ में हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें प्राइवेट वार्ड भी दिलाया है। अरे यार मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ, ये लो सेब खाओ, बोलो आ। लेकिन ऑब्वियसली हाशु की मदर ऐसे किसी गैंगस्टर के हाथ से सेब कैसे खा सकती है, इसलिए वो कोई रिएक्शन नहीं देती। और बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये होती है कि यहाँ पे हाशु पार्क भी मौजूद होता है और ये सब कुछ देखने के बावजूद भी चुप होता है। अब तुम समझ जाओ सिचुएशन को कि हाशु पार्क स्कूल का एक नंबर का बदमाश लौंडा है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे चुप है। और गैंगस्टर अब भी हाशु की मदर को बोल रहा होता है, अरे क्या हुआ, सेबों का तो मौसम चल रहा है ना, क्या तुम सेब नहीं खाओगी? देखो वैसे हाशु जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं जो बंदा यहाँ से बाहर गया था टूटी हुई नाक वाला, उसकी नाक इसने ही तोड़ी थी। और अभी हाशु का दिमाग दोबारा से खराब हो चुका होता है और वो कहता है, हरामजादे आखिर तू हम लोगों को ऐसे परेशान क्यों कर रहा है? अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे उस हरामजादे से लेने चाहिए, आखिर तू हमसे क्यों पैसे मांग रहा है? हाशु की मदर बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और बोल रही होती है, बेटा चुप हो जाओ, उसे ऐसे मत बोलो। और वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि ये सारे के सारे प्रोफेशनल गैंगस्टर होते हैं। अभी ये जो मेन गैंगस्टर होता है अपनी जगह से उठ के हाशु की तरफ बढ़ता है और कहता है, लेकिन वो हरामजादा कहीं भाग गया है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे छुपा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस दुनिया से उसका टिकट कट चुका हो, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा है। देख ये तो रही तेरे बाप की बात, लेकिन अगर तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है तो उससे जो मैंने पैसे लेने हैं वो मैं उसकी बीवी से या फिर उसके बच्चे से ही लूंगा। क्यों लड़के, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाशु गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुझे पैसे उससे ही लेने चाहिए, उसकी कब्र खोद के उसकी जेब चेक कर, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन इतने में ही एक गैंगस्टर हाशु का सर पकड़ के टेबल में पटक देता है और कहता है, तू हरामजादे, तू मेरी नजरों में बहुत देर से खटक रहा है, तेरी इतनी औकात की तू हमसे फालतू बोले? बेचारी हाशु की मदर अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है और बोल रही होती है, प्लीज उसे मत मारो। इसके बाद मेन गैंगस्टर कहता है, क्या तेरा बेटा इसलिए इतना बेवकूफ है क्योंकि इसे इसके जुहारी बाप ने पाला है? और आखिर तू ऐसा क्यों कह रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है? तुझे पता है ना तेरी एक किडनी और एक आंख बहुत ही अच्छी कीमत में बिक सकती है। किडनी और आंख बेचने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ऐसा चाहता है कि हम तेरी माँ का पीछा कभी ना छोड़ें और जो तुमने हॉस्पिटल के लिए पैसे बचा के रखे हैं हम तुमसे वो भी छीन लें। हाशु अभी कराहती हुई आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए गैंगस्टर उसके मुंह के पास आता है और कहता है कि अब बोल, क्या बोल रहा है? लेकिन इसके हाशु के पास आते ही हाशु इसके मुंह पे खून थूक देता है और कहता है, हरामजादे, उल्लू के पट्टे अपना मुंह बंद कर। इस सबसे गैंगस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाशु के रैप्टे ही रैप्टे मारते हुए कहता है, हरामखोर, लगता है अब तक तू मुझे काफी हल्के में ले रहा था। तुम कीड़ों के साथ मैंने हल्की सी प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। मुझे नहीं पता कि तू इतना चौड़ा किसके दम पे हो रहा है, लेकिन आज मैं तुझे यहाँ पे पूरा चौड़ा कर दूंगा साले। अगर मैं तुझे खत्म भी कर दूं तो पूरी दुनिया में तेरे बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। अपने बेटे को पिटता देख जो हाशु की माँ होती है बेचारी बेड से नीचे आ गई होती है, मतलब एक तरीके से गिर गई होती है और गैंगस्टर के पैर पकड़ के उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे मत मारो। लेकिन गैंगस्टर हाशु के रैप्टे ही रैप्टे बजाए जा रहा होता है और इस रूम के बाहर अब तक वैंग डैम पहुंच चुका होता है। वैंग को देखते ही दरवाजे में जो दो बंदे खड़े होते हैं वो उसको कहते हैं, ओए आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ओए तुझसे कुछ पूछा गया है? आखिर तू यहाँ कहाँ चला आ रहा है? हरामजादे, तुझे सुनाई नहीं देता कि हमने तुझसे क्या पूछा? वैंग पहले थोड़ा सीरियस लग रहा होता है, उसके बाद एक स्माइल के साथ कहता है, चुपचाप से मेरे सामने से दफा हो जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों बंदे मानते नहीं है, इसलिए वैंग इनको एक एक फटका देके जमीन में लिटा देता है और अंदर आ जाता है। हालांकि वो जो फटके जब मारे थे वो चीज हमें दिखाई नहीं जाती। लेकिन मेन गैंगस्टर जैसे ही वैंग को देखता है तो कहता है, क्या? अरे बच्चे
क्या तुम किसी गलत कमरे में आ गए हो?" लेकिन वैंग यहाँ पे आके कहता है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप आंटी जी, आप जरूर हाशु की माँ होंगी, है ना? दरअसल मैं हाशु का स्कूल का दोस्त हूँ और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपसे बात करना चाहता है। क्या ऐसे अचानक से? लेकिन मुझे तो कुछ बताया नहीं गया। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, 1 मिनट के लिए आप इस रूम से बाहर जाओ, हाशु भी अभी बाहर ही आने वाला है। हाशु की मदर को बाहर भेजते ही जो यहाँ पे गैंगस्टर होता है वैंग को कहता है, ओए बच्चे, तू अचानक से ऐसे कमरे के अंदर घुस आया, इसलिए मैं तेरे चपाट मारना तो भूल ही गया। आखिर तू है कौन बे? इसके बाद वैंग हाशु के बगल में आता है और कहता है, तो इसकी ऐसी हालत तुम लोगों ने करी है, हाँ? लेकिन अगर इसकी हालत ऐसी होगी तो ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाशु को पता होता है कि वैंग जिन लोगों से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है वो प्रोफेशनल गैंगस्टर है, इसलिए हाशु कहता है, पागल कहीं के, आखिर तू ये क्या कर रहा है? पर इतने में ही मेन गैंगस्टर के साथ वाला गैंगस्टर वैंग का कॉलर पकड़ के उसको उसकी जगह से उठाते हुए कहता है, अबे ओए, खड़ा हो, क्या तू इस हरामजादे का दोस्त है? हाँ, तुझे क्या लगता है, क्या तू यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए आ रखा है या फिर ऐसा ही कुछ करने के लिए? और बाहर जो मेरे 2 बंदे खड़े थे उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे हैं? लेकिन इतने में ही इसको वैंग की अपर चेस्ट में चाकू के निशान दिखते हैं और एक हाई स्कूल की चेस्ट में ऐसे निशान है। ये बंदा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या दिखने में तो ये एक बच्चे की तरह है, लेकिन इसके ऐसे चाकू के निशान है। बट फिर भी ये बंदा वैंग के एक मुक्का मारते हुए कहता है, भाड़ में जाइए, निशान ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे निशान है, हरामखोर। लेकिन वैंग के जैसे ये मुक्का पड़ने वाला होता है, वैंग अपनी मुंडी साइड करके इस हमले से काफी आसानी से बच जाता है और एक हाथ से इस बंदे की गर्दन पीछे से पकड़ के दूसरे हाथ से अपनी कोहनी से इसके मुंह पे मार देता है, जिस वजह से ये बंदा जमीन में गिर के आ ऊ चिल्लाने लगता है। इसके बाद वैंग इसके मुंह पे लात मार के इसको शांत कर देता है। इस बंदे को शांति देते ही वैंग देखता है मेन गैंगस्टर की तरफ बहुत ही सीरियसली, और गैंगस्टर जिसको अब तक बच्चा बोल रहा था एक पल के लिए उसकी भी इसको देख के फट चुकी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये लोग प्रोफेशनल गैंगस्टर हैं, इसलिए ये मेन गैंगस्टर अपना चाकू निकालता है और वैंग की तरफ हमला करते हुए कहता है, तू हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, आखिर तुझे यहाँ पे किसने भेजा है? पर इसके इतना बोलते ही वैंग इसके मुंह पे एक लात मारता है और ये बंदा सीधा नीचे जाके गिरता है और इसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है। इसके बाद वैंग वही चाकू उठा के इसकी छाती में बैठता है और चाकू बस इसके मारने ही वाला होता है। ये देख के गैंगस्टर की फड़के 36-34 हो चुकी होती है। गैंगस्टर को साक्षात अपने सामने यमराज नजर आ रहा होता है, लेकिन वैंग चाकू को घुमाते हुए उसके पीछे का हिस्सा आगे करके इसके मुंह पे दे मारता है, जिससे गैंगस्टर की नाक फूट जाती है और वो अपना मुंह पकड़ के चिल्लाने लगता है। इसके बाद वैंग इसके गालों को थोड़ा सा थपड़ियाता है और चाकू को इसकी आंख के बिल्कुल सामने लाके कहता है, अगर मैं तुझे बता भी दूं कि मुझे किसने भेजा है, क्या तू उन्हें जानता होगा? अब बच्चों की तरह रोना बंद कर और मेरी बात सुन। जब मैं इस रूम के बाहर था तो मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था कि तुझे किसी से पैसे लेने हैं, इसलिए अभी प्यार से बोल रहा हूँ, जिससे पैसे लेने हैं उससे जाके पैसे ले, इन लोगों को परेशान मत कर। और क्योंकि तो एक अडल्ट है इसलिए तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि चाकू कहाँ पे निकाला जाता है, कैसी सिचुएशन में निकालना चाहिए। ये कोई खिलौना नहीं है जिससे जब मर्जी तू खेलने लग जाए, हरामजादे। अब यहाँ से चुपचाप से दफा हो जा, और आगे से अगर तूने इन दोनों के सामने अपना चेहरा दिखाया तो ये चाकू से तेरी आंखें बाहर निकाल लूंगा। और जाते जाते हॉस्पिटल की फीस देने के लिए थोड़े से पैसे छोड़ के जाइयो। अपने सामने का नजारा देख के हाशु भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या ये हरामजादा वही है जिसको मैंने स्कूल में देखा था? मैंने इसको इस तरीके से नहीं देखा था, ये कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं है, मुझे तो लग रहा था ये मेरी तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने में ही वैंग को बाहर से आवाज आती है। बाहर दरअसल पुलिस वाले आ रहे होते हैं, ना जाने किसने यहाँ पे पुलिस को बुला दिया होता है, इसलिए वैंग यहाँ से भागते हुए कहता है, हरामखोर, आखिर पुलिस को किसने बुलाया? तुझसे मैं बाद में फाइट करूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाशु वैंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वैंग रुकता नहीं है और हाशु की मदर के बगल से ही यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि पुलिस वाले बस यहाँ पे आ ही रहे होते हैं। हाशु की मदर भी ये देख के हैरान होती है कि आखिर ये लड़का था कौन, इसीलिए वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या सच में ये तेरा दोस्त था? लेकिन हाशु की बोलती बंद होती है, वो कुछ नहीं कहता। वहीं वैंग अभी पुलिस वालों से हंसता हुआ भाग रहा होता है और देखता है कि उसके सामने अभी शीहॉन खड़ा है। शीहॉन वैंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वैंग उसके पास आके उसे हाय हेलो नहीं कहता, बल्कि उसे पकड़ के उठा के यहाँ से भागने लगता है। शीहॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वैंग उसको उठा के क्यों भाग रहा है, और वैंग के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो उसको सारी की सारी बातें समझाए। और पुलिस वाले पीछे से इन दोनों को आवाज लगा रहे होते हैं कि रुक जाओ, और उनको लग रहा होता है कि शीहॉन भी वैंग का पार्टनर है, मतलब कि वैंग ने फालतू का शीहॉन को फंसा दिया है। लेकिन ये चीज तो वैंग डैम की पुरानी आदत है, ये बंदा हरामियों का भी बाप है। तो खैर अभी ये दोनों भागते हुए पुलिस वालों से काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं और शीहॉन वैंग से हाफते हुए पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हॉस्पिटल में हुआ क्या? वैंग कहता है, अरे यार अब कैसे बताऊं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं पार्क हाशु भी भागते भागते यहाँ पे पहुंच चुका होता है। इसको देख के वैंग डैम कहता है, वो
क्या तूने इतनी दूर से मुझे यहाँ तक फॉलो करा है बे? लेकिन हाशु के मन में अभी काफी सारे सवाल घूम रहे होते हैं, इसलिए वो कहता है, आखिर तूने हमारी मदद क्यों करी? आखिर असल में तू है कौन? क्या मैं कौन हूँ? क्या मुझे देख के तेरे को पता नहीं लगता कि मैं कौन हूँ? तेरी ही तरह एक लड़का हूँ मैं। लेकिन हाशु चिल्ला के कहता है, मुझे बेवकूफ समझना बंद कर। क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है? जिन बंदों का भी तूने थोड़ी देर पहले मारा है वो कोई मामूली स्कूल के बच्चे नहीं थे या फिर कोई मामूली गैंगस्टर नहीं थे, वो असली के गैंगस्टर थे। उसके बावजूद भी तू मेरे सवाल को नजरअंदाज करने की सोच रहा है। मैं तुझसे एक और बार पूछूंगा, आखिर तू कौन है? मुझे सच बता। आखिर तेरा बैकग्राउंड क्या है और आखिर तू कहाँ से आया है? शीहॉन वैंग को देख के कहता है, अच्छा तो हॉस्पिटल में तुम्हारी लड़ाई हुई थी? लेकिन वैंग हाशु की तरफ आते हुए कहता है, क्या मैं कहाँ से आया हूँ? हाँ, अगर मैं तुझे बता भी दूंगा तो भी तुझे समझ नहीं आएगा। क्या इस बात का क्या मतलब हो सकता है? वैंग बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, इस बात का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तू इस वक्त मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहा होगा, मैं उससे भी ज्यादा डार्कनेस से होके यहाँ पे आया हूँ। मैं कहाँ से हूँ और कौन हूँ ये तेरे सोच के ऊपर की बात है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और सच में यार ये मानवा ना काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि इस मानवा में इतनी गहराई होगी, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें होने वाली है इस मानवा में। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।